हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जोहार। कैसे हैं आप सब? इससे पहले अभी तक आपने B2B न्यूज झारखंड न्यूज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए बात करते हैं आज के तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। इस तारीख से महिलाओं के खाते में आना शुरू हो जाएगी मैया सम्मान योजना की राशि। एक साथ मिलेंगे 2 माह के पैसे। झारखंड सरकार ने मैया सम्मान योजना के तहत होली से पहले लाभुकों के खातों में राशि भेजने की घोषणा की है। इसके बाद महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने प्रक्रिया तेज कर दी है। विभाग के मुताबिक पहले जनवरी और फरवरी महीने की राशि दी जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार 8 मार्च के बाद भुगतान की प्रक्रिया शुरू होगी और होली से पहले सभी लाभुकों को राशि मिल जाएगी। साथ ही मार्च महीने की राशि भी जल्द भेजने की योजना है। जानकारी हो कि सरकार ने दिसंबर 2024 में राशि वितरण के बाद सभी जिलों को लाभुकों का सत्यापन करने का निर्देश दिया था। योजना के तहत लाभुक को झारखंड का निवासी होना, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड और आधार लिंक बैंक खाता अनिवार्य था। दिसंबर तक सरकार ने आधार लिंक खाते की शर्त से छूट दी थी, लेकिन जनवरी से यह अनिवार्य हो गया, जिससे कई लाभुकों को राशि नहीं मिल सकी। अभी भी कई लाभुकों के बैंक खाते आधार से लिंक नहीं हैं। ऐसे में विभाग ने राशन कार्ड के आधार पर राशि ट्रांसफर करने का प्रस्ताव तैयार किया है। राज्य में अब तक 40 लाख से अधिक राशन कार्ड का सत्यापन हो चुका है। वहीं दिसंबर 2024 में 56,61,000 लाभुकों को योजना का लाभ दिया गया था, लेकिन अब इस संख्या में कमी आ सकती है। पलामू प्रमंडल में करीब 2 लाख फर्जी लाभुक मिले। वहीं पूरे राज्य में 5 लाख से अधिक फर्जी लाभुक होने की आशंका है। सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि होली से पहले सही लाभुकों को राशि मिल जाए। सत्यापन के बाद जो लोग अयोग्य पाए गए हैं, उन्हें योजना से बाहर कर दिया जाएगा। लातेहार में मैया सम्मान के 22,000 लाभुक निकले फर्जी। शिक्षक से लेकर पुलिसकर्मी तक ले रहे थे योजना का लाभ। लातेहार में मैया सम्मान योजना में बड़ी गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। जांच में पाया गया कि कई सरकारी कर्मचारी और संपन्न लोग भी इस योजना का लाभ ले रहे थे। शिक्षक, पुलिसकर्मी, पेंशनधारी, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका और संविदा कर्मी भी इस योजना का अनुचित लाभ उठा रहे थे। जिला प्रशासन द्वारा कराई गई जांच में सामने आया कि जिले में कुल 1,48,000 लाभुकों का चयन किया गया था, लेकिन जांच के बाद 42,432 लाभुकों को अपात्र पाया गया और उनकी सूची से हटा दिया गया। आपको बता दें कि प्रखंडवार फर्जी लाभुकों की संख्या निम्न प्रकार है। बालूमाथ में 7,078 लाभुक, लातेहार में 7,038 लाभुक, लातेहार शहर में 1,513 लाभुक, बारियातू में 2,954 लाभुक, बरवाडीह में 4,803 लाभुक, चंदवा में 5,072 लाभुक, गारू में 1,038 लाभुक, 559 लाभुक, हेरहंज में 2,348 लाभुक, महुआ डांड में 4,417 लाभुक, मणिका में 4,913 लाभुक और सरयू में 6,087 लाभुक ने गलत फायदा उठाया। जांच में पाया गया कि योजना का लाभ लेने वालों में पुलिसकर्मियों की पत्नियां, सरकारी पेंशनधारी, शिक्षक, स्वास्थ्य सहिया और अन्य सरकारी कर्मचारी शामिल थे। इनमें महुआ डांड की सरकारी पेंशनधारी अनुपमा टोप्पो, हेरहंज की पारा शिक्षक बिलासी देवी, गढ़गोमा में पुलिसकर्मी की पत्नी विमला देवी, चंदवा में कल्याण विभाग कर्मचारी नूरजहां, लातेहार की स्वास्थ्य सहिया कविता देवी आदि शामिल हैं। जिला प्रशासन ने साफ किया है कि गड़बड़ी में शामिल लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं योजना के लिए 122 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध है, जिसे सही लाभुकों तक पहुंचाने के लिए सख्त जांच जारी रहेगी। महापर्व में हुई बोंगा की पूजा। पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने कहा,
रूढ़िवादी परंपराओं से छेड़छाड़ पर अंकुश लगे। प्रकृति पूजक संथाल आदिवासी खेरवाड़ समुदाय के प्रमुख त्योहारों में एक बाहा पर्व की आज से शुरुआत हो गई है। 5 दिनों तक चलने वाले इस पर्व को लेकर राज्य के सभी खेरवाड़ जाहेरगढ़ में विधि विधान से बाहा बोंगा की पूजा अर्चना की गई। इधर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और सरायकेला के स्थानीय विधायक चंपाई सोरेन ने अपने पैतृक गांव गम्हरिया प्रखंड के जिलिंगोड़ा स्थित पारंपरिक जाहेरगढ़ में बाहा बोंगा की पूजा अर्चना की और राज्य के सुख समृद्धि की कामना की। बता दें कि बाहा पर्व को लेकर जिलिंगोड़ा जाहेरगढ़ को दुल्हन की तरह सजाया गया है। यहां की खूबसूरती देखते बन रही है। इस पर्व में प्राकृतिक संसाधनों की पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही मुर्गे की बलि देकर मरांगबुरु से परिवार के समृद्धि की कामना की जाती है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्य के लोगों को बाहा पर्व की शुभकामनाएं दी। मीडिया से बातचीत के क्रम में पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने एक बार फिर से रूढ़िवादी परंपरा के संरक्षण और संवर्धन की प्रतिबद्धता दोहराई और कहा, आज साजिश के तौर पर राज्य में आदिवासियों के अस्तित्व के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उन्होंने कहा, आज हमने अपने मारांगबुरु से राज्य में हो रहे घुसपैठ और रूढ़िवादी परंपरा को कायम रखने का आशीर्वाद मांगा है। आगामी 23 मार्च से राज्य के आदिवासियों के साथ नए आंदोलन की शुरुआत की जाएगी ताकि राज्य में हो रहे घुसपैठ और यहां के रूढ़िवादी परंपराओं के साथ हो रहे छेड़छाड़ पर अंकुश लगे। उन्होंने एक बार फिर से राज्य सरकार पर निशाना साधा और कहा, राज्य सरकार आदिवासियों और रूढ़िवादी परंपरा के संरक्षण में पूरी तरह से नाकाम रही है। जब वे मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने इस दिशा में काम किया था, जिस पर अब विराम लग गया है। उन्होंने कहा कि अब वे इसको लेकर आंदोलन करेंगे। झारखंड में होली के बाद शुरू होगी मैट्रिक और इंटर की कॉपियों की जांच। इस दिन आ सकता है रिजल्ट। झारखंड में मैट्रिक और इंटर की कॉपियों की जांच होली के बाद शुरू हो जाएगी। इसके लिए 60 मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं। 20 अप्रैल तक कॉपियों की जांच पूरी हो जाने की संभावना है। 15 जून तक रिजल्ट जारी हो सकता है। मैट्रिक परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले की जांच के लिए कोडरमा पुलिस फिर पहुंची गिरिडीह। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक द्वारा आयोजित मैट्रिक परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले की जांच के लिए कोडरमा पुलिस ने गिरिडीह में अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। बुधवार को कोडरमा के एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह अपनी टीम के साथ गिरिडीह समाहरणालय पहुंचे, जहां उन्होंने गिरिडीह एसआईटी के साथ बैठक की। बैठक में प्रश्न पत्रों को स्ट्रांग रूम में रखने के दौरान हुई चूकों पर चर्चा हुई। साथ ही यह भी जांचा गया कि किस अधिकारी को सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, कौन कौन से कर्मी और जवान तैनात थे और ऐसी कौन सी परिस्थितियां बनी कि टोटो ई रिक्शा मंगानी पड़ी एवं बिजली कब गुल हुई थी। कोडरमा पुलिस इस मामले में कोषागार पदाधिकारी, तीसरी बीडीओ, अग्रवाला +2 उच्च विद्यालय के तत्कालीन केंद्र अधीक्षक, स्ट्रांग रूम में तैनात सभी 10 शिक्षकों, स्ट्रांग रूम प्रभारी, पुलिस पदाधिकारी और जवानों से पूछताछ कर सकती है। एसडीपीओ अनिल सिंह ने बताया कि बैठक के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। ज्ञात हो कि मैट्रिक परीक्षा के अंग्रेजी और हिंदी विषयों के प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो गए थे, जो परीक्षा के दौरान मिले प्रश्न पत्रों से मेल खाते थे। इस घटना के बाद कोडरमा पुलिस ने कई स्थानों पर छापेमारी की और गिरिडीह से 6 लोगों को गिरफ्तार किया, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि प्रश्न पत्रों की चोरी गिरिडीह के स्ट्रांग रूम से की गई थी। सीएम हेमंत सोरेन ने 49 ट्रेनिंग ऑफिसर्स को नियुक्ति पत्र सौंपा। कहा, आईटीआई में एआई की भी हो पढ़ाई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रोजेक्ट भवन के सभागार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान 49 ट्रेनिंग ऑफिसर्स को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। यह नियुक्ति श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के तहत की गई। इस अवसर पर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और श्रम मंत्री संजय यादव भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने नव नियुक्त ट्रेनिंग ऑफिसर्स को संबोधित करते हुए कहा कि वे आईटीआई कॉलेजों में प्रशिक्षण की गुणवत्ता को बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान दें। उन्होंने प्रशिक्षकों से विद्यार्थियों के कौशल को उन्नत करने की दिशा में कार्य करने की अपील की।
इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने श्रम नियोजन विभाग के सचिव को सुझाव दिया कि आईटीआई कॉलेजों में नए पाठ्यक्रमों को शामिल किया जाए। उन्होंने सोलर टेक्नीशियन, टीवी रिपेयर टेक्नीशियन, मोबाइल टेस्टर जैसे कोर्सेज के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की पढ़ाई शुरू करने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भविष्य में एआई का महत्व अत्यधिक बढ़ने वाला है, इसलिए इस क्षेत्र में कुशल तकनीशियनों की जरूरत होगी। उन्होंने यह भी घोषणा की कि ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी ताकि युवाओं को अपने घर से दूर न जाना पड़े और वे स्थानीय स्तर पर ही दक्ष बन सकें। आदिवासी कल्याण विभाग की नई पहल, गरीब छात्रों को मिलेगी प्रतियोगी परीक्षा की नीट शुल्क कोचिंग। आदिवासी कल्याण विभाग ने प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे आदिवासी छात्र छात्राओं के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। विभाग ने ऐसे छात्रों को विशेष कोचिंग की सुविधा देने का फैसला किया है जो प्रतिभाशाली होने के बावजूद अच्छे कोचिंग संस्थानों से वंचित रहते हैं। इस पहल के तहत खूंटी जिले में 100 आदिवासी छात्रों को बिरसा कॉलेज में कोचिंग दी जाएगी। इससे पहले संपूर्ण शिक्षा कवच नामक पहल के तहत जिला प्रशासन कमजोर आय वाले छात्रों को शुल्क नीट और जेई की कोचिंग प्रदान कर रहा है, जिससे हर साल कई छात्र इन परीक्षाओं में सफल हो रहे हैं। आदिवासी कल्याण विभाग द्वारा शुरू की जा रही यह नई कोचिंग योजना भी इसी प्रकार गरीब और प्रतिभाशाली छात्रों को उच्च शिक्षा की ओर बढ़ने का अवसर प्रदान करेगी। कोचिंग के लिए छात्रों का चयन आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। आईटीडीए परियोजना के निदेशक आलोक शिकारी कच्छप ने बताया कि राज्य सरकार सभी जिलों में आदिवासी छात्र छात्राओं के लिए कोचिंग की सुविधा प्रदान करने जा रही है। एक अच्छी एजेंसी को हायर किया जाएगा, जिसके बाद 100 छात्र छात्राओं का चयन कर कोचिंग शुरू की जाएगी। यह कदम निश्चित रूप से गरीब और प्रतिभाशाली छात्रों के लिए एक बड़ी सहायक पहल साबित होगा। चापानल खराब था, ट्रांसफॉर्मर बदले जाने का इंतजार था। अबुआ साथी ने ऐसे की मदद। अबुआ साथी के माध्यम से रांची जिला के लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान हो रहा है। सोनाहातू प्रखंड के लंडू पड़ीह निवासी गुरुपद सिंह मुंडा और चान्हो प्रखंड के उपमुखिया अशोक गिरी की शिकायत का त्वरित समाधान किया गया। अबुआ साथी जन शिकायत हेतु जिला प्रशासन द्वारा जारी किया गया व्हाट्सएप नंबर है, जिस पर शिकायत प्राप्त होने के बाद संबंधित विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए त्वरित समाधान किया जाता है। इसके लिए 9430328080 नंबर पर फोन किया जा सकता है। सोनाहातू प्रखंड के लंडू पड़ीह गांव में चापकल खराब था। लंडू पड़ीह निवासी गुरुपद सिंह मुंडा ने अबुआ साथी पर 4 मार्च 2025 को शिकायत की। उनका कंप्लेंट नंबर 242455 दर्ज किया गया। 5 मार्च को चापानल की मरम्मत कर दी गई। अब गांव के निवासियों को चापानल से पानी मिल रहा है। जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त रांची श्री मंजुनाथ भजंत्री द्वारा पूर्व में ही संबंधित पदाधिकारियों को गर्मी से पहले चापानल की मरम्मति का निर्देश दिया गया है। उन्होंने जिला वासियों से अपील की है कि क्षेत्र में पानी की समस्या है तो अबुआ साथी पर इसकी जानकारी दें। समस्या का त्वरित समाधान किया जाएगा। चान्हो प्रखंड के सोनचिपी गांव में महीनों से किसानों को जले हुए 25 केवी का ट्रांसफार्मर बदले जाने का इंतजार था। पंचायत के उपमुखिया ने अबुआ साथी पर शिकायत की। 3 मार्च 2025 को इस मामले में कंप्लेंट नंबर 2425 दर्ज किया गया। संबंधित विभाग को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद 5 मार्च को ट्रांसफार्मर बदलते हुए इंस्टॉल कर दिया गया। केंद्र कर रहा सौतेला व्यवहार, वृद्धावस्था पेंशन, मनरेगा, जल जीवन मिशन का पैसा रोक रखा। राधा कृष्ण किशोर। झारखंड सरकार द्वारा 3 मार्च को पेश किए गए आम बजट पर सदन में 2 दिनों तक चर्चा हुई।
इस चर्चा में भाग लेने वाले सदस्यों के सुझाव, आपत्ति और प्रतिक्रियाओं पर जवाब देते हुए वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी कोई भीख नहीं है, ये झारखंड का संवैधानिक अधिकार है। उन्होंने कहा कि अब अनुदान की केवल 5,736 करोड़ की राशि ही राज्य को प्राप्त हुई है। इतना ही नहीं, इसमें लगातार कमी की जा रही है। जल जीवन मिशन का 6,000 करोड़ लिए हम बैठे हैं, लेकिन केंद्र अपने हिस्से की 6,000 करोड़ की राशि नहीं दे रही। वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन मद की 141 करोड़ की राशि नहीं दे रही। इस कारण अक्टूबर माह से पेंशन का भुगतान प्रभावित है। इतना ही नहीं, मनरेगा के मजदूरी मद में 500 करोड़ और मटेरियल मद की 6,000 करोड़ की राशि नहीं दे रही है। दूसरी ओर भाजपा के सदस्य केंद्र से राज्य को सहयोग किए जाने की बात करते हैं। आज पहली बार भाजपा विधायक सरकार पर विभिन्न तरह के आरोप लगाते हुए सदन का बहिष्कार भी किया। बजट पर चर्चा के दौरान भाजपा विधायक नीरा यादव की बात खत्म होते ही भाजपा विधायक सदन से बाहर निकल गए। हालांकि भाजपा के सहयोगी एलजेपी और आजसू के विधायक सदन में ही बैठे रहे और अपनी अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि ये एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी का सवाल खड़ा करते हैं। हम पूछते हैं कि उज्ज्वला योजना के तहत 38,49,000 रुपए से बांटे गए चूल्हों का क्या हुआ? मोमेंटम झारखंड पर खर्च की गई 100 करोड़ की राशि का क्या हुआ? 210 एमओयू हुए, लेकिन 131 कंपनियां पीछे हट गईं। 35 कंपनियों को पानी, बिजली और जमीन नहीं मिली। राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि भाजपा केवल अनुसूचित जातियों के हितैषी होने का ढिंढोरा पीटती है। इनका काम केवल उनके घर में खाना खाकर दिखावा करने भर होता है। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के कार्यकाल में 2008 में अनुसूचित जाति सलाहकार परिषद के गठन की अधिसूचना जारी हुई। नियमावली भी बनी, लेकिन परिषद का गठन नहीं हुआ। वर्तमान सरकार ने इसे मूर्त रूप देने का फैसला किया है। बजट पर चर्चा के दौरान कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने आरोप लगाया कि केंद्र राज्य सरकार के साथ भेदभाव कर रहा है, वृद्धावस्था पेंशन की राशि रोक रखा है, प्रधानमंत्री आवास योजना के आवंटन में भेदभाव कर रहा है। 2023-24 में आवंटित आवासों की सूची इसका प्रमाण है, जिसमें झारखंड को 0 आवास मिला है। हालांकि उन्होंने राज्य सरकार से भी बेरोजगारों को नौकरी देने के लिए नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाने का भी सुझाव दिया। कल्पना सोरेन ने कहा, कोर्ट में हो या रोड पर, हम लड़ने को तैयार हैं। राज्य सरकार द्वारा पेश किए गए आम बजट पर चर्चा के दौरान झामुमो विधायक कल्पना सोरेन भाजपा विधायक नीरा यादव को कई तरह की चुनौती दे डाली। नीरा यादव जब चर्चा के दौरान राज्य सरकार की नाकामियां और केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिना रही थीं, कल्पना सोरेन ने कहा कि झारखंड में केंद्र रोड हो या ट्रेन मार्ग, सब यहां से खजाना ले जाने के लिए बना रही है। उन्होंने कहा कि यह तो बताइए कि राज्य का 1,36,000 करोड़ बकाया कब मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह भी तो बताइए कि कितने लोगों को केंद्र ने जेल भेजवाने का काम किया। लेकिन हम अपनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। झारखंड अपनी इज्जत और ईमान को यहां से बाहर नहीं जाने देगा। MLA हो, यहाँ की जनता अपनी लड़ाई खुद लड़ेगी। उन्होंने कहा कि रोड पर हो या कोर्ट में, हम लड़ने को तैयार हैं। इससे पूर्व नीरा यादव ने कहा कि यूपीए के समय 2014 में रेलवे को झारखंड में 457 करोड़ दिया था, आज 7,903 करोड़ की राशि दी गई है। ग्रीन कार्ड राशनधारियों को आज अनाज नहीं मिल रहा। गुरुजी क्रेडिट कार्ड का क्या हुआ? क्या इंजीनियर बनाने की माँ बाप की चिंता दूर हो गई? गुरुजी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करने वाले युवाओं के आवेदन नहीं बढ़ रहे। पहले किसी योजना का लाभ लेने की बिना पर उनके आवेदन को रिजेक्ट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन ने कहा था कि युवाओं को रोजगार देंगे, नहीं तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, नहीं तो संन्यास ले लेंगे। क्या हुआ? नीरा यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री ने कहा था कि अनुपयोगी भवन नहीं बनाएंगे, लेकिन आज 70 करोड़ से मंत्रियों के लिए आलीशान बंगला बनाया गया है। पंचायत स्तर पर खोले गए कमल क्लब बंद कर सिदो कान्हो क्लब खोला गया, लेकिन कोई भी कार्यरत नहीं है।
शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो पा रही है। जेपीएसएससी 1.5 साल पहले लिए परीक्षा का रिजल्ट नहीं निकाल सका है। सीडीपीओ का रिजल्ट नहीं निकला। प्राइवेट टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज ऊंची फीस लेकर नामांकन ले रहे हैं। सरकारी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में नामांकन नहीं हो रहा। बेरोजगार छात्र 44 पन्ने के बजट भाषण में अपने लिए क्या है ढूंढ रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य की जनसंख्या बढ़ रही है और स्वीकृत सरकारी पद घट रहे हैं। पहले स्वीकृत पद 5,33,000 थे, अब 3,27,00,000 हो गए। अब न पद रहेंगे और न सरकार पर नौकरी देने का दबाव पड़ेगा। बोकारो के जंगल में लगी भीषण आग, कीमती लकड़ियों और वन्य जीवों के नुकसान की आशंका। बोकारो के झुमरा पहाड़ के जंगलों में भीषण आग लग गई है। इससे इलाके में हड़कंप मच गया है। इस आग में कीमती लकड़ियों और वन्य जीवों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। यह घटना गोमिया प्रखंड के 5वां पंचायत के जरा और भोलेथान इलाके में हुई है। जंगल में लगी आग पर काबू पाने के लिए जमनी जरा गांव के दर्जन भर युवक लगातार प्रयास कर रहे हैं। हालांकि तेज हवा के कारण आग बुझने के बजाय और भड़क रही है, जिससे हालात और गंभीर हो रहे हैं। जानकारी के मुताबिक भोलेथान, सरया पानी, चमटा जरा और सरया कोचा समेत कई इलाकों में आग फैल चुकी है। इस आग ने करीब 4 से 5 किलोमीटर के इलाके को अपनी चपेट में ले लिया है। आग लगने के सटीक कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन ग्रामीणों ने वन विभाग से आग बुझाने के लिए तुरंत कदम उठाने की अपील की है। जब इस मामले में जिला वन पदाधिकारी डीएफओ रजनीश कुमार से बात की गई तो उन्होंने बताया कि वन विभाग को इस घटना की सूचना नहीं थी। उन्होंने कहा, जैसे ही सूचना मिली, वन कर्मियों की टीम को आग बुझाने के लिए भेजने की तैयारी शुरू कर दी गई है। उन्होंने यह भी बताया कि हर रेंज में 6 वनकर्मियों की टीम गठित की गई है, जो किसी भी जंगल में आग लगने पर तुरंत कार्रवाई करेगी। उन्होंने स्थानीय लोगों से अपील की कि अगर कहीं आग लगे तो वे वन विभाग को तुरंत सूचित करें और आग बुझाने में सहयोग करें। लातेहार में जंगली हाथियों ने बुजुर्ग को पटक कर मार डाला। शौच के लिए गए थे। लातेहार में एक बुजुर्ग को हाथियों ने पटक कर मार डाला। मामला चंदवा थाना क्षेत्र अंतर्गत मरमर गांव का है। मृतक की पहचान 72 वर्षीय टकलू गंजू के रूप में हुई है। टकलू गंजू को जंगली हाथियों ने कुचल कर मार डाला है। बुधवार को उसका शव ग्रामीणों ने बरामद किया। घटना के बाद वन विभाग के अधिकारियों ने मृतक के परिजनों को सरकारी प्रावधान के तहत मुआवजा देने की बात कही है। बताया जा रहा है कि टकलू गंजू शौच के लिए गांव के बगल में स्थित जंगल में गए थे। इसी दौरान जंगली हाथियों ने उन पर हमला कर दिया और उन्हें मार डाला। काफी देर तक जब टकलू अपने घर वापस नहीं लौटे तो परिजन उनको ढूंढने निकले। ग्रामीणों के जंगल में जाकर देखा तो वहां बुजुर्ग का शव पड़ा हुआ था। इसके बाद ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग के अधिकारियों को दी। मृतक के पुत्र विनय गंजू ने बताया कि उसके पिता शौच के लिए जंगल में गए थे, जहां जंगली हाथियों ने उनकी जान ले ली। विनय ने वन विभाग से मांग की है कि जिस स्थान पर हाथियों का जमावड़ा लगा रहता है वहां कम से कम सूचना पट लगा दें, ताकि ग्रामीणों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। रेंजर नंद कुमार महतो ने बताया कि जंगली जानवरों की हिंसा में यदि किसी की मौत हो जाती है तो उसके परिजनों को सरकारी प्रावधान के तहत 4 लाख रुपए मुआवजा दिया जाता है। उन्होंने कहा कि मृतक के परिजनों को उक्त राशि दी जाएगी। महाकुंभ में नाव चलाकर एक परिवार ने कमाए 30 करोड़, सीएम योगी ने भी की सराहना। महाकुंभ के आयोजन में एक नाव चलाने वाले परिवार ने 30 करोड़ रुपए की कमाई की है। खुद सीएम योगी ने विधानसभा में इस परिवार की सफलता की कहानी बयां की। इस परिवार के लोगों का कहना है कि इतना पैसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। प्रयागराज में लगे महाकुंभ में पहली बार नाव चलाने वालों को ऐसी खुशियां मिली हैं जिसे वो कभी नहीं भुला सकते। आम दिनों में नाव चलाने वाले महज 1,000 या 2,000 रुपए ही कमा पाते थे, लेकिन 45 दिन के महाकुंभ में प्रयागराज के नाविकों ने प्रतिदिन लाखों रुपए कमाए हैं। नाविकों का साफ कहना है कि इतना पैसा उन्होंने पहली बार ही देखा है। सीएम योगी ने विधानसभा में इस परिवार की सफलता की कहानी बताई।
उन्होंने कहा कि सपा कहती थी कि नाविकों का शोषण हो रहा है, नाविकों की देखभाल नहीं की जा रही है। मैं एक नाविक परिवार की सक्सेस स्टोरी बता रहा हूं। ये एक नाविक परिवार है जिसके पास 130 नौकाएं थीं। 45 दिनों की अवधि में इन लोगों ने 30 करोड़ रुपए की है, यानी एक नाव ने 45 दिनों में 23 लाख रुपए की बचत की है। प्रतिदिन की उनकी बचत देखेंगे तो एक नाव 50 से 52 हजार कमा रही थी। ये माहरा परिवार है जो प्रयागराज के नैनी अरेल में रहता है। इस माहरा खानदान में नाव चलवाना ही मुख्य कारोबार है। महाकुंभ के बाद इस परिवार में खुशी का माहौल है। दरअसल कुंभ में इतने ज्यादा श्रद्धालु आए जिससे इनको पूरे 45 दिन काम मिला और एक भी दिन इनकी नाव खाली नहीं रही। इस परिवार में 100 से ज्यादा नाव हैं। सभी ने मिलकर 30 करोड़ की कमाई की है। नाव का काम करने वाले पिंटू माहिरा और उनकी मां कलावती इतना खुश हैं कि अपने घर पर लोगों को मिठाई खिला रही हैं। दोनों मां बेटे का कहना है कि योगी सरकार ने जो इंतजाम कुंभ में किया था उससे श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी और उनको महाप्रसाद के तौर पर ये मेहनत का धन मिला। माहरा परिवार में 500 से ज्यादा सदस्य नाव चलवाने का ही कारोबार करते हैं। इनकी 100 से ज्यादा नाव हैं और आसपास के इलाकों से भी इन लोगों ने नाव मंगवाकर चलवाईं। माहरा परिवार का कहना है कि निषादों के बारे में इससे पहले कभी किसी ने नहीं सोचा और इस सरकार में उन्हें सम्मान मिला और रोजगार भी मिला। इस कुंभ की कमाई वो कभी भुला नहीं सकते। कलावती बताती हैं कि इतना पैसा सभी नाव वालों ने पहली बार ही देखा होगा। एसीबी के 3 काम, किसी को ढंसा दो, किसी को फंसा दो और किसी को उबार दो, रामेश्वर उरांव। विधानसभा में बुधवार को उस समय असहज स्थिति पैदा हो गई जब सत्ता पक्ष के विधायकों ने सरकार से कार्यपालक अभियंता चंद्रशेखर के विरुद्ध एफआईआर करने और दंडित करने के मुद्दे पर एकजुट हो गए। कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने धरना पर बैठने की धमकी दे दी। स्पीकर ने कहा कि वह तो अब नियमन देंगे। मामला पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के स्वर्ण रेखा परियोजना के अधीन कार्य प्रमंडल में अवैध खाता खोलकर करोड़ों रुपए की फर्जी निकासी का था। प्रदीप यादव ने प्रश्नकाल में इस प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता रहे चंद्रशेखर के विरुद्ध एफआईआर करने की मांग कर रहे थे। उनका कहना है था कि वित्त विभाग ने जांच में कार्यपालक अभियंता सहित कई अधिकारियों को दोषी पाया है, लेकिन विभाग ने केवल अपर डिवीजन क्लर्क संतोष कुमार के विरुद्ध कार्रवाई की है। अन्य के खिलाफ विभागीय कार्यवाही संचालित की गई है। यह लीपापोती का मामला है। सरकारी धन के लूट को वह बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर एफआईआर नहीं हुआ तो धरना पर बैठेंगे। इससे पहले प्रभारी मंत्री योगेंद्र प्रसाद जांच कर कार्यपालक अभियंता के विरुद्ध कार्रवाई करने का भरोसा सदस्यों को दिलाते रहे। अंत में स्पीकर के हस्तक्षेप पर प्रदीप यादव ने प्रश्न को स्थापित करने तथा 1 सप्ताह के भीतर कार्रवाई करने के मिले आश्वासन पर सहमत हो गए। एसीबी के 3 काम, रामेश्वर उरांव ने कहा कि बिहार के समय जब एक मुख्यमंत्री ने उनसे पूछा था कि एसीबी का क्या काम है, उन्होंने बताया था एसीबी के 3 काम, किसी को फंसा दो, किसी को ढंसा दो और किसी को उबार दो। उरांव ने कहा कि प्रभावशाली लोगों के केस को ढंसा दिया जाता है, लेकिन यहां पर कार्यपालक अभियंता के विरुद्ध कार्रवाई होनी ही चाहिए। विभाग का नीयत ठीक नहीं, हेमलाल मुर्मू। झामुमो विधायक हेमलाल मुर्मू ने कहा कि इस मामले में केवल संतोष ही दोषी नहीं है। नियत बता रहा है कि विभागीय कार्यवाही के माध्यम से कार्यपालक अभियंता को दोष मुक्त करार दिया जाए। अगर कार्रवाई होती है तो सरकार की ही छवि बनेगी। कार्यपालक अभियंता को बचाने की साजिश, स्टीफन मरांडी। झामुमो विधायक स्टीफन मरांडी ने कहा कि कार्यपालक अभियंता पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, केवल संतोष कुमार पर ही फिर क्यों हुआ? कार्यपालक अभियंता को बचाने की साजिश हो रही है सरकार, गंभीर कार्रवाई करें मथुरा महतो। विधायक मथुरा महतो ने कहा कि सरकार कार्यपालक अभियंता और अन्य दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करें। केवल छोटे छोटे कर्मियों पर ही कार्रवाई क्यों, जब सत्ता पक्ष को इतनी मशक्कत करनी पड़ रही है? नवीन जायसवाल।
भाजपा विधायक नवीन जायसवाल ने कहा कि विभागीय कार्यवाही के माध्यम से मामले की लीपापोती करने की कोशिश हो रही है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के इतने बड़े मुद्दे पर जब सत्ता पक्ष को इतनी मशक्कत करनी पड़ रही है तो विपक्ष के मामले में स्वतः समझा जा सकता है। चाईबासा में आईडी विस्फोट, कई जवान घायल। झारखंड के चाईबासा में आईडी ब्लास्ट हुआ है। जराइकेला थाना क्षेत्र के बलिबा में हुए ब्लास्ट में कुछ जवानों के घायल होने की सूचना है। जानकारी के अनुसार नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान यह ब्लास्ट हुआ है। घायल जवानों को एयरलिफ्ट करने के लिए हेलीकॉप्टर चाईबासा भेज दिया गया है। नेटवर्क एरिया कमजोर होने की वजह से घटना की पूरी जानकारी हासिल नहीं हो पाई है। दुमका में डायन बिसाही के आरोप में रिश्तेदारों ने पिता पुत्र को बेरहमी से पीटा, बेटे की मौत। दुमका जिले में डायन बिसाही के शक में रिश्तेदारों ने एक पिता पुत्र को बेरहमी से पीट दिया। यह घटना मंगलवार को मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पकड़ियां गांव में हुई। हमले में 40 वर्षीय नरेश राणा की मौत हो गई, जबकि 75 वर्षीय वर्धन राणा गंभीर रूप से घायल हैं। पीड़ित परिवार के अनुसार गुलाब मड़ैया के पिता दीबू मड़ैया लंबे समय से बीमार थे। बीमारी ठीक न होने पर उन्होंने नरेश की मां पर डायन होने का आरोप लगाया और परेशान करने लगे। अगस्त 2024 में नरेश ने इस मामले की शिकायत पुलिस से की थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को समझाया था, लेकिन वे दोबारा उसी आरोप को लेकर परिवार को प्रताड़ित करने लगे। मंगलवार सुबह आरोपी घर में घुसे और पिता पुत्र को बाहर घसीटकर पीटा। नरेश को बिजली के पोल से बांधकर रॉड से बुरी तरह मारा गया। वर्धन राणा को भी बेरहमी से पीटा गया और गोली मार दी गई, जो उनके हाथ में लगी। इसके बाद ग्रामीणों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नरेश को पोल से खोला और घायल पिता पुत्र को दुमका के फुलोझानो मेडिकल कॉलेज PJMCH में भर्ती कराया। इलाज के दौरान शाम 4 बजे नरेश की मौत हो गई, जबकि वर्धन राणा की हालत गंभीर बनी हुई है। नरेश की मां कोयनावती राणा के बयान पर पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। आरोपियों में दीबू मड़ैया, गुलाब मड़ैया, चुन्नू मड़ैया, बबलू मड़ैया, रवि मड़ैया, दीबू की पत्नी और बहू शामिल हैं। पुलिस ने अब तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया है। बुधवार को शव का पोस्टमार्टम किया गया। वहीं पीड़ित परिवार का कहना है कि वर्धन राणा भारतीय सेना से रिटायर हैं। नरेश की शादी हो चुकी थी और उसके 2 छोटे बच्चे हैं। वह खेतीबाड़ी कर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। दुमका के एएसपी पीतंबर सिंह ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है। पुलिस ने कहा कि डायन बिसाही का यह मामला गंभीर है। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। खूंटी में डायन बिसाही के शक में बुजुर्ग की हत्या, आरोपी फरार। खूंटी जिले के रनिया थाना क्षेत्र के उसराम गांव में एक बुजुर्ग की हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस ने मंगलवार को रंथू सिंह नामक व्यक्ति का शव बरामद किया। शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस जांच में सामने आया कि गांव के ही बिरसा प्रधान का रंथू सिंह से विवाद था। करीब 8 महीने पहले बिरसा प्रधान की 2 साल की बेटी की बीमारी से मौत हो गई थी। इसके बाद उसने रंथू सिंह पर जादू टोना का आरोप लगाया और दावा किया कि इसी कारण उसकी बेटी की मौत हुई। बेटी की मौत के बाद बिरसा प्रधान गांव छोड़कर चला गया था, लेकिन जब भी वह गांव आता तो रंथू सिंह से झगड़ा करता था। सोमवार की शाम वह वापस गांव आया और रंथू सिंह के साथ बैठकर शराब पी। इसी दौरान किसी विवाद के बाद रंथू सिंह की हत्या कर दी गई। रनिया थाना प्रभारी विशाल जायसवाल ने बताया कि पुलिस जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लेगी। वहीं तोरपा के सर्किल इंस्पेक्टर अशोक सिंह ने हत्या की पुष्टि करते हुए कहा कि प्रारंभिक जांच में यह डायन बिसाही से जुड़ा मामला लग रहा है।